हेलो बच्चों, कैसे हो बेटे? आई होप सब अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बेटे, लास्ट क्लास में मैंने आपको जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने अकाउंटेंसी के बारे में कुछ पढ़ा था और हमने सिर्फ लास्ट क्लास में टॉपिक स्टार्ट किया था और हमारा टॉपिक का नाम था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जो कि आप देख रहे हो कि स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है। कौन सा टॉपिक है बेटे हमारा? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो इस टॉपिक में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बेसिकली क्या पढ़ा था बेटे? हमने तो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी हमने। कौन सी डेफिनेशन? अकाउंटिंग। याद है बेटे आपको सबको? देखिए मैं दिखा देता हूं, ये रही बेटे। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी बेटे। क्या पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन में? तो बेटे हमने पढ़ा था अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग and communicating the financial information to its users। हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब भी बिजनेस में, जब भी कहीं पर कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटे हमारा, इंपॉर्टेंट वर्ड है क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। समझाऊंगा मैं आज क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जब भी कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन करते हैं उसका, देन समरी बनाते हैं, उसके बाद इंटरप्रिटेशन यानी कि प्रॉफिट या लॉस क्या है, और फिर उसको हम उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। मैंने आपको ये लास्ट क्लास में एक एग्जांपल की हेल्प से समझाया था। बैंक का एग्जांपल हमने लिया था। वेन एवर कि हम बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाते हैं तो क्या क्या प्रोसेस होता है, और उसी की हेल्प से हमने अकाउंटिंग को समझा था। वेल, ये जो मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड कराए हैं वर्ड्स, इन सब का एक एक का मीनिंग डीपली भी समझेंगे। पहले हम आगे कुछ और डेफिनेशन पढ़ेंगे, देखते रहिए बेटे। एक एक का मीनिंग बिल्कुल डीपली हमें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम सेकंड लिखेंगे बेटे। अब सेकंड लिखेंगे सब बच्चे मेरे साथ। सेकंड हेडिंग, पहली थी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, दूसरी है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आपके अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी बेटे, उस डेफिनेशन में भी आया था वर्ड क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो क्या होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? क्या होती है? पहले सब बच्चे इसका एक और नाम लिख लेंगे, जल्दी से लिखेंगे सब बच्चे। बेटे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस भी बोलते हैं। चलिए पहले आप मेरे साथ कॉपी करेंगे और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। लिखेंगे बेटे, द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस मींस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट recorded in the books of accounts, which are expressed in terms of money। हाँ जी,
जल्दी से नोट करेंगे सब बच्चे। हाईलाइट भी कर लेंगे साथ साथ। यस बेटे। तो हमें क्या दिया गया है, हमें बताया गया है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ऐसे इवेंट जो हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, और क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि वो मनी में मनी में ध्यान से सुनना, मनी में एक्सप्रेस होते हैं। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स, those transactions which can be measurable in terms of money। सब बच्चे लिखेंगे and which are related to our business। So the transactions which are related to our business and which are expressed in terms of money are called business transactions or financial transactions। अभी समझाया नहीं है, सिर्फ लिखवा रहा हूं, एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल लिखेंगे बेटे जल्दी से। चलिए, आप सुनेंगे सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से। बेटे, एक पर्सन है मिस्टर राम। सर वही राम जो आजकल रामायण में आते हैं? हाँ बेटे हाँ, वही राम जी। खैर वो नहीं, वो हमारे प्रभु श्री राम है। मैं एक कॉमन पर्सन की बात कर रहा हूं कि एक पर्सन है मिस्टर राम। मिस्टर राम ने एक बिजनेस शुरू किया, एक धंधा शुरू किया बेटे, बिजनेस शुरू किया। किस चीज का? तो उसने सपोज कीजिए रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है बेटे। यानी कि इनके यहाँ, हाँ जी, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस शुरू किया है। इसका मतलब इनके यहाँ रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं, यानी कि जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट्स एटसेट्रा, इस तरह का सामान मिलता है। अब इनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगी? तो बेटे हर वो ट्रांजैक्शन जो इनके इस रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस से लिंक हो, हर वो ट्रांजैक्शन जो इनके इस रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस से लिंक्ड हो, वो ट्रांजैक्शन बेटे इनके लिए क्या कहलाएगी? इस रेडीमेड गारमेंट्स के बिजनेस से लिंक्ड हो वो ट्रांजैक्शन कहलाएगी बेटे इनके लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। जैसे इन्होंने, मानो कि ये नाइके की जींस वगैरह सेल करते हैं, टी शर्ट सेल करते हैं, या नाइके नहीं, सॉरी, लिवाइस की। नाइके के तो शूज आते हैं, मैं लिवाइस की बात कर रहा हूँ। लिवाइस की जीन्स और टी शर्ट्स वगैरह सेल करते हैं। उन्होंने लिवाइस से, कंपनी से बहुत सारी जीन्स खरीदी, बहुत सारी टी शर्ट्स खरीदी, शर्ट्स खरीदी। तो क्या ये इनके लिए एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है? आंसर इज यस, क्योंकि
ये इनके बिजनेस से रिलेटेड है। और जब इन्होंने ये ट्रांजेक्शन की तो इन्हें पता होगा कि इन्होंने कितने की जींस खरीदी, कितने की टी शर्ट्स खरीदी, अमाउंट पता होगी। और जब इन्हें अमाउंट पता होगी तो इसे हम बोलेंगे दैट ट्रांजेक्शन इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। कोई भी ट्रांजेक्शन जिसको आप मनी में एक्सप्रेस कर सको, कोई भी ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसे हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और अब इसे हम अपनी अकाउंटिंग की डेफिनेशन से लिख करते हैं। तो अकाउंटिंग में जो कलेक्शन है, रिकॉर्डिंग है, क्लासिफिकेशन है, समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग है, कम्युनिकेशन है, वो सभी हम किसका करते हैं? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। यानी कि अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ उन ट्रांजैक्शन की जाती है जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं, जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस होती हैं। यानी कि अब ये पहली डेफिनेशन के लिए हमें दूसरी पता होनी चाहिए कि जो ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, जो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होगी, उसी की अकाउंटिंग की जाएगी, है ना। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, देखो क्या लिखा है। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ कलेक्टिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द, क्या लिखा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। यानी ये सब काम किसका किया जाएगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का किया जाएगा। तो जो चीज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसी की अकाउंटिंग होगी। और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? तो हर वो ट्रांजैक्शन जिसे हम मनी में मेजर कर सके, पता लगा सके हाउ मच, है ना। और उस ट्रांजैक्शन का हमारे बिजनेस से भी लिंक होना चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ आप, जिसका ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था, बहुत ध्यान से सब बच्चे सोच के बताएंगे मुझे मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे। सब बच्चे मुझे सोच के बताएंगे व्हाट आई एम आस्किंग, कि जिसका ये रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस था, है ना, उसके यहाँ पर एक बेगर आया, भिखारी आया बेटे शॉप पे, ठीक है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा, है ना। तो अब वो जो बेगर आया, इसने क्या किया, उसको बिठाया अपने यहाँ पर, और ये घर से अपने लंच लाया था। जो ये मिस्टर राम है घर से लंच लेकर आता था, तो उसको वो खाना खिलाया, पानी पिलाया। नाउ टेल मी, इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? इज इट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? यस। बेगर को जो इसने अपना खाना खिलाया, बेगर को जो इसने अपना पानी पिलाया, वो बताइए मुझे बिजनेस ट्रांजेक्शन है कि नहीं? तो आंसर इज नो, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाई? क्यों नहीं है बेटे? क्योंकि पहली बात, ये इसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बिजनेस में से कुछ ट्रांजेक्शन नहीं है। दूसरा, इट कैन नॉट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। हम नहीं पता करेंगे कि हमने कितने का खाना खिला दिया। बेटा आ गया समझ में? अब दूसरा एग्जाम्पल, यहीं पे एक और दूसरा एग्जाम्पल। सपोज कीजिए उस बेगर को ये अपनी शॉप में से 10 रुपए निकाल के दे देता है, खाना नहीं खिलाया, पानी नहीं पिलाया, बेगर आया, भिखारी आया, इसने 10 रुपए निकाले, उसको दे दिए और वो चला गया। अब मुझे बताओ, इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? जल्दी बताओ। आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि उसने उसको जो 10 रुपीज दिए, मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। जल्दी से बोलो यस। और दूसरी बात, ये उसके बिजनेस से गए थे पैसे, अपनी जेब में से नहीं दिए थे। बेटा आ गया समझ में? तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। बेटा आ गया समझ में? तीसरा एग्जाम्पल, यहीं पे एक और एग्जाम्पल। हाँ जी, अगर उस बेगर को ये पैसे 10 रुपए अपनी जेब में से दे, बिजनेस में से ना दे, खुद से दे, इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? जल्दी से बोलो। आंसर इज नो, इट इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। वाई? हाँ जी, क्यों? देखिए, इस ट्रांजेक्शन में ये मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी है, यस और नो? यस, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू अवर बिजनेस। बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी, मैंने अपने पर्सनल लेवल पे दे दिया। याद रहे, अकाउंट्स में, अकाउंटिंग में मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं।
उन दोनों का आपस में हम कोई लिंक नहीं देखते हैं। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं बेटे, तो हमारे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो मिस्टर राम इज अ डिफरेंट आइडेंटिटी एंड रेडीमेड गारमेंट बिजनेस, जो उसका ये बिजनेस है, इट हैव अ डिफरेंट आइडेंटिटी इन अकाउंटेंसी। और जो हम अकाउंटिंग करते हैं वो किसकी करते हैं, राम की या बिजनेस की? जल्दी से बोलो, बिजनेस की। तो हमें जो भी कुछ सोचना है अकाउंट्स में, जो भी कुछ ध्यान लगाना है, जिस भी बारे में बात करेंगे, तो वो किससे रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड नहीं होगा, राम से रिलेटेड। राम अपने लेवल पे कुछ भी करे। मुझे एक बात बताओ बेटे, राम की वाइफ आई बेटे शॉप पे, इसने शॉप बढ़ा दी यानी बंद कर दी और अपनी वाइफ को शॉपिंग कराने ले गया, है ना? और वहां जाके उसने उसको शॉपिंग कराई अच्छे से। नाउ इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? जल्दी से बताएंगे, इज इट बिजनेस ट्रांजेक्शन? आंसर इज नो। व्हाई नो? पहले बताओ। अच्छा, इज इट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? यस, पता होगा कितना खर्चा किया शॉपिंग पे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इज इट रिलेटेड टू हिज बिजनेस? तो आंसर इज नो, इट इज रिलेटेड टू हिज पर्सनल लाइफ। उसकी अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। जो भी चीज बिजनेस से रिलेटेड नहीं होगी, भले ही वो मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी हो, हमारे लिए वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। सो देयर मस्ट बी टू कंडीशन विच मस्ट बी सेटिस्फाइड। देयर आर टू कंडीशंस विच मस्ट बी सेटिस्फाइड। विच आर दीज टू ट्रांजेक्शंस? जल्दी से हाईलाइट कर लेंगे। इंपॉर्टेंट दो लाइन इसके लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी कभी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आंसर इज a transaction which is related to our business and which can be expressed in terms of money. If these two transactions are satisfied, then we will say it is a business transaction. I think सबको समझ आ गया? कोई डाउट बेटे? चलिए आगे चलेंगे, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। थर्ड हेडिंग लिखेंगे भाई, सभी बच्चे मेरे साथ थर्ड हेडिंग लिख रहे हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। जी, सभी बच्चे इस हेडिंग को लिख लेंगे, बहुत जल्दी से लिखेंगे। और पहले मैं कॉपी कराऊंगा और कॉपी करने के बाद फिर हम इसको समझेंगे बेटे। क्लियर है सभी को? आई थिंक सबको क्लियर होगा। तो जल्दी से हेडिंग डाल देंगे सब बच्चे बेटे अपनी बुक में, अपने नोटबुक में। क्या लिख रहे हैं जल्दी से? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग लिखेंगे। यूजर मीन्स those persons or organizations which need to use books of accounts. For example, management, government, banks, employees, creditors, lenders, management, government, bank, employees, creditors,
लेंडर्स, ऑनर्स, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। देख रहे हैं आप, पहली ही जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी उसी के एक एक वर्ड को समझ रहे हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कलेक्शन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह वगैरह। इसमें मैंने एक वर्ड समझाया आपको। सबसे पहले क्या समझाया बेटे, जल्दी से बताएंगे मुझे। सबसे पहले मैंने आपको क्या समझाया बेटे, मैंने आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन समझाई, है ना। नाउ अब हम पढ़ रहे हैं क्या बेटे, यूजर्स। क्या पढ़ रहे हैं हम, यूजर्स। ठीक है, चलिए कौन होते हैं यूजर्स। हमारे वाले एग्जाम्पल में अकाउंटिंग में हमारे कैशियर ने सारी इंफॉर्मेशन किसको कम्युनिकेट करी थी, मैनेजर को, बैंक के मैनेजर को। खैर हम यहाँ बैंक के लिए नहीं बिजनेस के लिए पढ़ रहे हैं मानो, तो हमारे बिजनेस का यूजर कौन होगा, यानी कि पहली बात यूजर कौन होते हैं। तो यूजर्स आर दोज पर्सन विच नीड अवर अकाउंटिंग। जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए हैं, जिस जिसको उस बुक्स ऑफ अकाउंट की जरूरत है, वो हमारे यूजर्स हैं। क्लियर बेटे, यानी कि मैं बिजनेस करता हूं, मैंने बिजनेस के अपने अकाउंटिंग की रिकॉर्ड्स मेंटेन किए, उन रिकॉर्ड्स की जरूरत, नीड जिस जिसको होगी, दोज आर कॉल्ड यूजर्स। अब ये समझना है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, हमारे रिकॉर्ड्स की नीड किस किस को होती है। क्लियर, आपको मैं एक इसको एग्जांपल से समझा रहा हूं। बेटे आप स्कूल जाते हैं, आप पढ़ते हैं, वहां जाकर क्लास में आप रजिस्टर बनाते हो। जो भी आपने स्कूल में जाके पढ़ा, आप उसका एक रजिस्टर बनाते हो। सब बच्चे बनाते हैं, यस और नो, यस। सब्जेक्ट वाइज रजिस्टर बनते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है उस रजिस्टर की जरूरत किस किस को है। तो उस रजिस्टर की जिस जिसको जरूरत होगी, दोज आर कॉल्ड यूजर्स। बेटा आ गया समझ में। अब बताओ आपके रजिस्टर का कौन कौन इस्तेमाल करता है, या किस किस को उसकी जरूरत होती है। सबसे पहले आपको खुद को होती है, क्योंकि जो भी आप उसमें नोट्स बना रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, वो आपके एग्जाम में काम आने वाला है, इसीलिए बना रहे हैं। हमारी नॉलेज कभी भी हमें लगे उसे रिवाइज करने में, पढ़ने में, तो हमें लिखा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहले यूजर्स आप हुए बेटे, आपके रजिस्टर्स के, आपके रिकॉर्ड्स के यूजर्स सबसे पहले आप है। दूसरा कौन, स्कूल टीचर, जो हमारे उस सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, वो हमारे यूजर्स हैं। क्यों, उनको क्या जरूरत आ गई। तो बेटे जब भी वो हमारा होमवर्क चेक करते हैं, क्लास नोट्स चेक करते हैं, वो चेक करते हैं नहीं करते हैं कि आपने वर्क पूरा किया या नहीं किया। तो कैसे चेक करेंगे, तो वो आपसे आपकी कॉपी लेंगे, आपका रजिस्टर लेंगे और उसे चेक करेंगे आपने काम किया नहीं किया। तो उन वो भी यूज कर रहे हैं उस रजिस्टर को। बेटा आ गया समझ में, तो वो भी यूजर्स हो गए। तीसरे यूजर्स आपके स्कूल के प्रिंसिपल्स। क्या कभी ऐसा हुआ है कि प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर ने वो रजिस्टर देख लिया हो, वो कॉपी देखी हो जो आप बनाते हो, कि भाई आप कैसे वर्क करते हो, क्या करते हो, है ना। तो कभी कभी हो सकता है, तो प्रिंसिपल मैम भी यूजर्स हो सकती हैं। और हमारे घर पे हमारे पेरेंट्स उन रजिस्टर के यूजर्स हैं। कैसे, वो भी चेक करते हैं कि हम अपना काम सही से कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं या नहीं, या इवन हमारे पेरेंट्स उसको पूरा कराने में हमारी हेल्प भी करते हैं। बेटा आ गया समझ में, तो वो रजिस्टर वो भी एक तरह से देख रहे हैं, यूजर्स हैं। यानी जरूरी नहीं है कि हर कोई यूज करे तो ही यूजर्स है, किसी भी तरह से वो उस रजिस्टर को यूज कर रहा है, हेल्प ले रहा है उससे, या कोई भी काम कर रहा है, तो वो यूजर्स है। इवन आपके जो इंस्टीट्यूट जहां आप पढ़ते हो, है ना, वो भी चेक कर लेते हैं, वो भी देख लेते हैं टीचर्स, वो भी क्या कहलाएंगे, यूजर्स। तो आपके एक ही रजिस्टर के बहुत सारे यूजर्स हो गए। तो बेटा ऐसे बिजनेस में होता है। बिजनेस में जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, यानी कि जो रिकॉर्ड्स बनाते हैं बिजनेस में, अकाउंटिंग हम करते हैं, उसके यूजर्स कौन कौन होते हैं। तो एक तो हमारे खुद का मैनेजमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट हमारा जो मैनेज कर रहा है उसे, जो अकाउंटिंग कर रहा है बेटे, समझ आया। तो वो कौन हुआ, यूजर हुआ, क्योंकि वो तो बना ही रहा है। जैसे इन आपके केस में आप खुद थे,
साथ में गवर्नमेंट हमारी यूजर होती है। तो सर ये गवर्नमेंट कैसे यूजर हुई? हमारे अकाउंटिंग गवर्नमेंट क्यों चेक करेगी? तो करेगी बेटे, क्यों चेक करेगी? आपको पता है कि हम अकाउंट क्यों मेंटेन करते हैं? हम अकाउंट्स क्यों मेंटेन करते हैं? मानो कि किसी का बिजनेस है तो वो अकाउंटिंग क्यों करेगा? तो उसके कुछ पर्पस होते हैं अकाउंटिंग के, और उसमें से एक पर्पस होता है, मेन पर्पस, कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं उससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमने पूरे साल में, एक साल में पूरा बिजनेस से प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ कितना हुआ। हम ये जानना चाहते हैं कि हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और वो भी कितना। क्यों जानना चाहेंगे बेटे हम? जल्दी से बताओ क्यों जानना चाहेंगे? तो इसका आंसर है क्योंकि हम, जितना प्रॉफिट होगा उसी पे बेस होकर हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। अगर आपके 2 लाख के प्रॉफिट है और मानो टैक्स 10% देना है, तो 2 लाख का 10% 20,000 दोगे। अगर प्रॉफिट 3 लाख है तो 3 लाख का 10% 30,000 दोगे। बेटा आ गया समझ में? तो गवर्नमेंट यूजर क्यों हुई? तो गवर्नमेंट आपके रिकॉर्ड्स चेक कर लेगी, गवर्नमेंट आपकी अकाउंटिंग चेक कर लेगी। क्या चेक करेगी? कि आपने अकाउंटिंग ठीक से की भी है या नहीं, सही की है कि नहीं, झूठे रिकॉर्ड्स तो नहीं बनाए आपने। तो गवर्नमेंट कभी भी आपके अकाउंट चेक कर लेगी कि आपने टैक्स सही से कैलकुलेट किया है या नहीं किया, आपने टैक्स सही पे किया है या नहीं किया। तो गवर्नमेंट हमारी यूजर हुई। एक एक करके समझा रहा हूं मैं जल्दी से आपको। पहला मैंने मैनेजमेंट बताया आपको, हम खुद यूजर्स हैं, गवर्नमेंट हमारी यूजर्स है, ठीक है। बैंक, बैंक यूजर क्यों है बेटे? तो सुनेंगे ध्यान से। बेटे क्या ऐसा हो सकता है कि बिजनेस में कभी भी हमें बैंक से लोन लेना पड़े किसी भी कार्य के लिए? हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है बिजनेस, है ना, अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, पर पैसा नहीं है, तो बैंक हमें एक फैसिलिटी देता है, बैंक हमें उसके लिए लोन प्रोवाइड करता है। बेटा आ गया समझ? तो लोन किस बिहाफ पे देगा बैंक? क्या बेस लेता होगा बैंक लोन देने के लिए? तो मैं आपको बता दूं, बैंक आपसे पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स मंगाता है, पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स, जिसको हम आईटीआरस भी बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न्स। खैर ये आईटीआर क्या होता है बहुत बाद में पढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल हम शुरुआत में हैं, तो मोटा मोटा समझाता हूं। तो बेटे जब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमसे 3 साल के रिकॉर्ड्स मंगाता है पिछले, क्या कह के कि भाई दिखाओ कि पिछले 3 साल में क्या बिजनेस किया। तो बैंक ऐसा क्यों कर रहा है बेटे? बैंक हमसे पिछले 3 साल के रिकॉर्ड्स क्यों मंगा रहा है? क्योंकि मानो आप लोन कहते हो लेने को, तो बैंक ये भी तो चेक करना चाहेगा कि क्या आप उस लोन को वापस करने में, रीपे करने के लिए कैपेबल भी हो या नहीं। पता चला आपने 10 लाख रुपए का लोन मांग लिया बैंक से, अब उस 10 लाख के लिए आपको हर महीने एक इंस्टॉलमेंट पे करनी है, जिसे हम ईएमआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईएमआई। अब आपको ईएमआई पे करनी है, मानो आपकी ईएमआई मानो 10,000 रुपए की बैठती है हर महीने की, तो एक साल में 12 ईएमआई, 10,000 इंटू 12, 1,20,000। बोलो बेटे। हाँ, 1,20,000 रुपए। कमाते आप हो नहीं इतना, तो बैंक कैसे दे देगा लोन आपको? तो बैंक आपके रिकॉर्ड्स चेक करेगा कि कितना कमाते हो, और उसी के बेस पर आपके लोन की एक लिमिट बना दी जाएगी कि आप बैंक से इतना लोन ले सकते हो। तो क्या बैंक भी हमारा यूजर हुआ? जल्दी से बोलो यस और नो। यस। अगला यूजर आता है बेटे हमारा एम्प्लॉयज। तो एम्प्लॉयज हमारे यूजर्स क्यों हैं? हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कभी कभी वो भी हमारी अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं। क्यों? मैं बताता हूँ। बेटे मेरे पास एक जॉब प्रोफाइल आया, यानी कि एक जॉब अपॉर्चुनिटी आई कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करना के लिए मेरे पास एक जॉब अपॉर्चुनिटी है। मानो मेरे पास रिलायंस से ऑफर आ गया कि मैं रिलायंस ज्वाइन कर सकता हूँ, है ना। अब एक बात चेक करना चाहूंगा मैं, क्या मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहूंगा, मैं उस कंपनी को ज्वाइन करना चाहूंगा जो मुझे टाइम टाइम पे, अपने ही टाइम पे, पर मंथ या जैसे भी डिसाइड होता है, सैलरी पे करे। तो पहले मैं चेक करना चाहूंगा कि पास्ट में उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को टाइमली सैलरी पे की है या नहीं।
या कितनी पे की है सबको। तो बेटे इनके रिकॉर्ड्स मैं एक बार चेक करना चाहूंगा, तो वो रिकॉर्ड्स डिटेल में तो नहीं मिल पाते हैं, तो हम एम्प्लॉयज के थ्रू ये पता करेंगे कि भाई टाइमली सैलरी है या नहीं। तो एम्प्लॉयज भी हमारे अकाउंटिंग के, हमारे रिकॉर्ड्स के यूजर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर्स। ये क्रेडिटर्स क्या होते हैं सर? तो क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। मैंने मानो किसी कंपनी से 1 लाख रुपए का गुड्स खरीद लिया उधार, कि भैया 1 वीक बाद में, आफ्टर 1 वीक आपकी पेमेंट करूंगा। बिजनेस में चलता है बेटे ये। नॉर्मली शायद इतना नहीं चलता, पर बिजनेस में ये सब चलता है, नॉर्मल होता है बिजनेस के लिए। अगर आपके घर में पापा या मम्मी या कोई भी बिजनेस करता हो, तो उनसे पूछना कि बिजनेस में उधार चलता है। तो जिन लोगों से हम उधार गुड्स खरीदते हैं, दोज आर कॉल्ड क्रेडिटर्स। अब वो हमारी अकाउंटिंग में इंटरेस्टेड क्यों होंगे? तो बेटे याद करो, जल्दी से सोचो। वो भी ये चेक करना चाहेंगे कि आप जिन लोगों से पहले उधार खरीद चुके हो, आपने उनका पैसा टाइम पे किया है या नहीं। यानी मैं उसी इंसान को गुड्स उधार, यानी कि अपना मटेरियल क्रेडिट पे सेल करना चाहूंगा जो टाइमली पेमेंट कर दे, जो भी डिसाइड हुआ है। तो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट आता है लेंडर्स। लेंडर्स का मतलब होता है वो पर्सन्स या वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका काम पैसे प्रोवाइड कराना होता है। सर ये क्या मतलब हुआ? जैसे बेटे आपने नाम सुना होगा मुथूट का, मुथूट इनकॉर्पोरेशन। एड भी आता है अक्षय कुमार का, है ना? देखा है आपने? नहीं देखा तो एड आता है, गोल्ड लोन देते हैं वो। गोल्ड लोन का मतलब वो आपसे आपकी गोल्ड लेकर उसके बदले लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनका काम लोगों को पैसा प्रोवाइड कराना है, इंटरेस्ट पे, ब्याज पे, और उनसे इंटरेस्ट कमाते हैं बेटे ये। उन्हें हम लेंडर्स बोलते हैं। तो वो भी हमारे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होंगे, जस्ट लाइक बैंक। जब हम बैंक से लोन लेने जा रहे हैं वो हमारे रिकॉर्ड चेक करेगा, तो ऐसे लेंडर्स भी चेक करेंगे कि हम उनके लोन की पैसे पेमेंट करने के लिए कैपेबल हैं या नहीं। तो लेंडर्स आर द यूजर्स। ऑनर्स जो बिजनेस का मालिक होगा। मालिक और मैनेजमेंट कभी कभी एक भी होते हैं, सेम पर्सन ऑनर और मैनेज भी कर रहा होता है, अलग भी हो सकते हैं। तो ऑनर वो तो पता करेगा ही कि भाई मुझे उस बिजनेस से कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा हु आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। बेटा आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, फोर्थ डेफिनेशन। सब बच्चे मेरे साथ फोर्थ डेफिनेशन लिखेंगे बेटे। चलिए फोर्थ डेफिनेशन है हमारी, एसेट्स। लिखेंगे सब बच्चे। एसेट्स आर दोज, एसेट्स आर दोज नहीं लिखेंगे बेटे। तो एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और राइट। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और राइट owned by the business which gives us future benefits। तो बच्चे कॉपी कर रहे हैं जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर, FURNITURE, मशीनरी,
कैश, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, मोबाइल फोन, एटसेट्रा। हाँ जी, सब बच्चे जल्दी से कॉपी कर रहे हैं? कॉपी कर लिया है तो हाईलाइट करेंगे आप सब जल्दी से मेरे साथ। यस बेटे, हाईलाइट करेंगे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टी और राइट, प्रॉपर्टी और राइट को हाईलाइट करेंगे। विच गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट्स, फ्यूचर बेनिफिट्स, गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट्स। जल्दी से सब बच्चे हाईलाइट कर लेंगे। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एसेट्स? चलिए, सबने कॉपी कर लिया, सुनेंगे। डेफिनेशन से कुछ कुछ समझ आया? दोज थिंग्स, दोज प्रॉपर्टीज और राइट्स विच गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट्स। और यहां एक वर्ड आया बेटे, है ना, यहां एक वर्ड आया ऑन्ड। इस वर्ड को हाईली इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, OWNED। Assets are the property or rights owned by the business which gives us future benefits। ध्यान से सुनेंगे। पहले मैं owned का मतलब समझा रहा हूं। owned का मतलब होता है जो हमारा है, यानी कि जिस चीज पर हमारी ऑनरशिप है। ध्यान से सुनेंगे क्या लिखा है मैंने, ऑनरशिप, जो मेरी है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलना चाहिए। दो कंडीशन है मेन, जिन चीजों पर मेरी ऑनरशिप है और जिनसे मुझे फ्यूचर में कुछ बेनिफिट मिलेगा, दोज आर कॉल्ड, जिनसे मुझे फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा, दोज आर कॉल्ड क्या, एसेट्स। सुनेंगे ध्यान से। एग्जाम्पल, बेटे हम जिस घर में रहते हैं वो घर हमारा है। बोलो हाँ और ना, तो दोनों बातें हो सकती हैं, हमारा है भी और नहीं भी। कैसे? अगर हमारा हमारा खुद का खरीदा हुआ है तो हमारा है, या अगर हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा नहीं है ना। तो जिनका खुद का घर है उसे बोलेंगे ऑनरशिप या ऑन्ड बाय यू। ठीक है। और क्या वो घर आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है? सर व्हाट इज मेंट बाय फ्यूचर बेनिफिट? कुछ भी फायदा हमें मिलता हो उससे। तो क्या हमारे घर से हमें कुछ फायदा मिलता है? आंसर इज यस। हम उसमें रहते हैं। जब हम घर में रहते हैं तो हमें एक ठिकाना मिल जाता है। हम बारिश से, धूप से, हवा से, इन सब से बच जाते हैं, धूल से। हमें एक प्लेस मिल गया, सेफ प्लेस। दीज आर कॉल्ड फ्यूचर बेनिफिट्स फ्रॉम होम। अब दो कंडीशन सेटिस्फाई है तो एसेट है, वो आपका होना चाहिए और फ्यूचर बेनिफिट होने चाहिए। तो अब अगर वो रेंटेड हो या अपना हो, फ्यूचर बेनिफिट तो दोनों में है। बट जिनका अपना है वो उनके लिए एसेट है, जिनका अपना नहीं है वो उनके लिए एसेट नहीं है। बेटा आ गया समझ में? तो एसेट कब मानी जाएगी ये बताओ जल्दी से। कोई भी चीज हमारे लिए एसेट कब मानी जाएगी, जल्दी से बताएंगे। तो एसेट मानी जाएगी, पहली कंडीशन सेटिस्फाई क्या होनी चाहिए, देयर मस्ट बी ऑनरशिप, हमारी ऑनरशिप होनी चाहिए। प्लस दूसरी कंडीशन जल्दी से बताओ, फ्यूचर बेनिफिट। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनसे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलते हैं, बट दे आर नॉट ऑन्ड बाय अस, दैट्स व्हाई दीज दोज आर नॉट कॉल्ड एसेट्स फॉर अस। तो किसके लिए एसेट है? वो जिसकी ऑनरशिप है। अब आप बताओ, जो बच्चे किराए के घर में रहते हैं, रेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हैं, है ना, तो वो एसेट है किसके लिए?
मालिक के लिए, लैंडलॉर्ड के लिए, मकान मालिक के लिए। सर वो उनके लिए एसेट कैसे हुई, उनको क्या फ्यूचर बेनिफिट मिल रहा है, सुनेंगे। पहली बात बताओ, ऑनरशिप है उनकी, आंसर इज यस। यस, ऑनरशिप उन्हीं की है, वो जब चाहे खाली करा लेंगे आपसे, है ना। व्हाट इज फ्यूचर बेनिफिट, जल्दी से बताएंगे, व्हाट इज फ्यूचर बेनिफिट्स। रेंट, हर महीने का रेंट मिलता है उन्हें, तो उन्हें भी तो बेनिफिट हो रहा है। आपको क्या बेनिफिट है ना। फ्यूचर बेनिफिट कुछ भी हो सकता है, मनी में भी हो सकता है, अदर देन मनी भी हो सकता है। बेटा आइए समझ में, आपको क्या बेनिफिट, आप रहते हो उसमें, यूज कर रहे हो आप, और उनको क्या बेनिफिट है, मकान मालिक को उन्हें रेंट मिल रहा है। फ्यूचर बेनिफिट दोनों को है यहाँ पे, पर ऑनरशिप किसकी है, लैंडलॉर्ड की। तो आपका घर जिसमें आप रहते हो अगर वो रेंटेड है, तो वो किसके लिए एसेट है, आपके मकान मालिक के लिए। बेटा आ गया समझ में। आप लोग घर से बाहर जाते हो, स्कूटी लेकर जाते हो बेटे, बाइक लेकर जाते हो, वो स्कूटी आपकी एसेट है या नहीं, जल्दी से बताएंगे मुझे। वो बाइक आपकी एसेट है या नहीं, आंसर इज आपकी एसेट वो है। क्यों, आपको फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है, आप उसे कहीं भी लेके जाते हो, आपका टाइम सेव होता है, थकते नहीं है हम, है ना। दूसरा, क्या वो हमारा है, आंसर इज यस, वो हमारा। तो ऐसे ही बिजनेस में भी हम ऐसी चीजें देखते हैं जो एसेट हैं। क्या, जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस हमने खरीदी हुई है बिल्डिंग, अगर वो बिल्डिंग हमने खरीदी हुई है, तो वो बिल्डिंग हमारे बिजनेस के लिए एसेट होगी, क्योंकि वो बिल्डिंग हमारी है, और उस बिल्डिंग से हमें फ्यूचर बेनिफिट भी मिलेगा, है ना, बिजनेस कर पाएंगे उसमें। पर एक बात ध्यान रखना, वो बिजनेस के पैसों से खरीदी हुई हो, आपके पैसों से नहीं। अगर आपके पैसों से है तो फिर वो बिजनेस के लिए एसेट नहीं है। मैंने अभी बताया था ना, मैं और मेरा बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। समझ आ गया बेटे, जल्दी से बोलो यस और नो। अगला एग्जांपल पढ़ो, फर्नीचर। आप हमारे यहाँ क्लासेस लेने आते हो, एक्सीलेंस में आप क्लासेस लेने आए, जिन डेस्क बेंच पे आप बैठते हो, जिस पे रखते हो अपनी कॉपी किताबें वगैरह, स्कूल में भी जाते हो, वहां पे भी फर्नीचर यूज करते हो, क्या वो फर्नीचर आपकी एसेट है, जल्दी से बताएंगे सब बच्चे मुझे, क्या वो फर्नीचर आपकी एसेट है, आंसर इज यस और नो, जल्दी से बताएंगे, आंसर इज नो। वाई, वाई, यू डज नॉट own दैट फर्नीचर, ऑल्दो देयर इज अ फ्यूचर बेनिफिट टू यू, आप उसे यूज कर रहे हो, तो आप उस पर बैठ रहे हो, उस पर अपनी कॉपी किताबें रख रहे हो, है ना, दिस इज अ फ्यूचर बेनिफिट, बट आपकी ऑनरशिप नहीं। तो वो किसके लिए एसेट है, हमारे एक्सीलेंस में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो हमारी एसेट है। क्यों, जल्दी से बताओ क्यों, क्योंकि हमारी ऑनरशिप है, प्लस, अब आप कहोगे सर आपको तो फ्यूचर बेनिफिट है ही नहीं, बेटे हैगा। कैसे, अगर वो फर्नीचर ना हो तो क्या मैं क्लासेस ले पाऊंगा, जमीन में बिठा के नहीं पढ़ाऊंगा बेटे, ना कोई बच्चा पढ़ेगा, तो मुझे बच्चों को बुलाने के लिए, बच्चों को बैठाने के लिए उस फर्नीचर की जरूरत है, तो वो मुझे बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं है तो मैं क्लासेस नहीं कर पाऊंगा। सर अभी तो आप कर रहे हो ऑनलाइन, तो ये एक दूसरा मोड है, यहाँ फर्नीचर भी नहीं है, जब आप पढ़ने आओगे एक्सीलेंस में, वहां फर्नीचर है, तो वो मेरी एसेट है। बेटा आ गया समझ में। आपका बैग, स्कूल बैग, इज इट योर एसेट, जल्दी से बताओ यस और नो, आंसर इज यस। वाई, क्योंकि वो आपको फ्यूचर बेनिफिट देता है और वो आपका है। ऐसे ही आपके घर पे कोई फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये सब, पंखा है, लाइट है, एसेट है, जल्दी से बताओ, आंसर इज यस, क्योंकि हमारी ऑनरशिप है और हमें उससे फ्यूचर बेनिफिट मिलता है। इसी तरह से बिजनेस में, इसी तरह से बिजनेस में, अब आप सोचो बेटे, हमारे लिए, मैं आपके लिए क्लासेस रिकॉर्ड करके आपको सेंड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे मशीनरी चाहिए, क्या चाहिए, जिसपे मैं ये लिखता हूँ, है ना। तो ये एक टच पैनल है जिसपे मैं लिखता हूँ, जो आप देखते हो ये पूरा लिखते हुए मैं तरह तरह के कलर से लिखता रहता हूँ, तो ये टच पैनल है। ये पेन है बेटे, ये पेन देखो, ये पेन है, ये डिजिटल पेन है। मैं इससे लिखूंगा ना तो व्हाइट पेपर पे कुछ लिखूंगा, कुछ नहीं दिखाई देगा, पर इस टच पैनल पे लिखूंगा तो जिस कलर से चाहूँ उस कलर से लिख सकता हूँ। एक ही पेन मैं किसी भी कलर से यूज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ इस पेन से, मैं इस टच पैनल पे। तो क्या ये मशीनरी, ये टच पैनल मेरा, है ना, देखो जल्दी से, ये टच पैनल
दिख रहा है? जल्दी देखो, दिख रहा है? बताओ, इज दिस टच पैनल इज माई एसेट? आंसर इज यस। वाई? क्योंकि ये मेरा है, ऑनरशिप है। दूसरा, ये मुझे बेनिफिट दे रहा है। अगर ये ना हो तो मैं ऐसे नहीं पढ़ा पाऊंगा। जिस कैमरे से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वो कैमरा एक मशीनरी है और वो मेरे लिए एसेट है। बिल्डिंग समझ आ गया, फर्नीचर समझ आ गया, मशीनरी। अब आप कुछ भी सोच सकते हो ना, एसेट है या नहीं। 2 पॉइंट चेक करने हैं, ऑनरशिप, जल्दी जल्दी बोलो, ऑनरशिप। दूसरा, फ्यूचर बेनिफिट, बोलो बेटे। हाँ, कैश, बैंक बैलेंस, मेरे पास पैसा है, बैंक बैलेंस है, क्या वो मेरी एसेट है? बोलो जल्दी से। यस, मैं उसे कहीं भी यूज कर सकता हूँ, फ्यूचर बेनिफिट है, कहीं भी फ्यूचर में काम आ जाएगा। और मेरी ऑनरशिप है पैसे पे जो मेरे पास है। मोबाइल फोन, मेरे पास ये मोबाइल है बेटे, देखो। हाँ, क्या ये मोबाइल फोन मेरी एसेट है? जल्दी से बताओ, यस और नो। आंसर इज यस। इससे मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं यहीं बैठे बैठे दूर तक, कहीं किसी भी दूर बैठे हुए इंसान से बात कर सकता हूँ, है ना। व्हाट्सएप चला सकता हूँ, मैसेज कर सकता हूँ, अपनी एक्सीलेंस एजुकेशन की ऐप चला सकता हूँ, है ना। और ये मेरा है, तो ऑनरशिप है, फ्यूचर बेनिफिट है। दिस मोबाइल फोन इज ऑल्सो माई एसेट। तो ऐसे बिजनेस में भी, बिजनेस को चलाने के लिए भी हमें मोबाइल की जरूरत है, फोन की जरूरत है। तो जो फोन बिजनेस में यूज हो रहा है वो बिजनेस की एसेट है, बशर्ते कि वो बिजनेस के पैसों से परचेज किया गया हो। बेटा आ गया समझ में? आई थिंक सब बच्चों को एसेट का मतलब समझ आ गया होगा। जल्दी जल्दी बोलो, बोलो बेटे, सबको आ गया समझ में? यस और नो? क्लियर है? चलिए, आज मैंने आपको 3 डेफिनेशंस पढ़ाई बेटे, कौन कौन सी? जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सो व्हाट इज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? बहुत जल्दी से सम अप करेंगे हम अपने आज के लेक्चर को। तो सर, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दो शर्तें हैं, दो शर्तें हैं, कौन कौन सी? जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो, और दूसरा, दूसरा जल्दी जल्दी बोलो, यस यस, तो जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हो और जिसको हम मनी में मेजर कर सकें, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, दोज आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके बाद हमने पढ़ा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो हु आर द यूजर्स? तो दोज पर्संस और ऑर्गेनाइजेशंस which use our accounting records, है ना। those who need our accounting records, for example बैंक, है ना, गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, ऑनर, एम्प्लॉय, क्रेडिटर, एटसेट्रा एटसेट्रा। बेटा आ गया समझ में? उसके बाद हमने पढ़ा एसेट। तो एसेट्स आर दोज थिंग्स on which we have a ownership, on which our business have a ownership, plus second thing, second thing, second thing which gives us future benefit, those are called our assets। 3 डेफिनेशन पढ़ाई है, कल एक पढ़ी थी, 4 हो चुकी हैं। आई थिंक ये चारों डेफिनेशन सबको समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटे सभी को? एक दो बातें बता देता हूँ बस जल्दी से। हम बहुत जल्द आपके लिए ये लेक्चर्स लाइव लेकर आने वाले हैं, यानी कि आप लाइव बैठ के, घर बैठ के पढ़ेंगे हमारी क्लासेस को। अभी जैसे हम आपको रिकॉर्डेड प्रोवाइड करा रहे हैं, बहुत जल्द हम आपको ये लाइव प्रोसेस में लेकर आएंगे। हमारी सारी जो इसके लिए इक्विपमेंट्स हैं वो हम स्टैब्लिश करा रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। टिल देन हम अभी इसी मोड पे आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कराएंगे। डेली एक लेक्चर आपको मिलता रहेगा। वीक में 5 लेक्चर्स हम आपको देंगे, वीक में 5 लेक्चर्स हम आपको देंगे बेटे। और एक दिन हम टेस्ट रखा करेंगे, मैं आपको टेस्ट दूंगा और आप घर बैठ के उस टेस्ट को करेंगे, और फिर उसकी फोटो मुझे आप व्हाट्सएप किया करेंगे, तो दैट कि मैं आपको फिर टेस्ट चेक करके आपको आंसर्स भी बताया करूंगा उसके, और आपके मार्क्स भी बताया करूंगा। बेटा आ रहा है समझ में सभी को? जिन बच्चों ने अभी तक हमारा ये चैनल, यूट्यूब चैनल हमारा जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे की अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी आपको। लेक्चर्स तो आप ऐप पे देख पाओगे, अपडेट्स के लिए हमारा यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एजुकेशन जरूर सब्सक्राइब करें। और जो भी बेटे 11th में जैसे अब आप आए हो, तो जो भी बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके फ्रेंड्स जिन्होंने कॉमर्स ली है, उनको ये लेक्चर जरूर शेयर करें, उनको ये लेक्चर जरूर शेयर करें, उनको बताएं कि हम ऐसे ऐसे पढ़ाई कर रहे हैं, सो दैट इसमें आपका भी फायदा है और हमारा भी, कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अपनी ये फैसिलिटी पहुंचा सकें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट दे सकें, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ सकें। बेटा एक चीज बता दूं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है और कोई कहीं नहीं जा सकता, आ सकता,
तो जितने लोगों की हम हेल्प कर सकें किसी भी तरह से, उससे अच्छी चीज हमारे लिए नहीं होगी। आप देख रहे हो जैसे सभी डॉक्टर्स, हमारे जो पुलिस वाले जो भी बंदे हैं सारे, है ना, ये सभी लोग कितनी हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। मोदी जी क्या क्या हमारे लिए कर रहे हैं, हर तरह के प्रयास वो कर रहे हैं। तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। तो मैं आपकी हेल्प इसी वे में करना चाहता हूँ कि मैं आपकी पढ़ाई नहीं रुकने देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आपकी घर बैठे भी पढ़ाई होती रहे, और न केवल आपकी, आपसे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी। तो आपका एक फर्ज बनता है कि ये वीडियो, ये लेक्चर हमारा, जो भी लोग आप जानते हो 11th क्लास में जिन्होंने कॉमर्स ली है या जो सोच रहे हैं कि हम कॉमर्स ले सकते हैं साइंस, तो उन तक ये जरूर शेयर करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। कल मिलेंगे अगले अपनी अपनी नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, एक चीज और, अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप देख रहे हो ये नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है। नीचे हमारा हेल्पलाइन नंबर आ रहा है। इस नंबर पे, ये हमारा नंबर वैसे मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर है बेटे, हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है हमारा। तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज, अपने डाउट भेज सकते हैं। ये हमारा एक्सीलेंस एजुकेशन का व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है बेटे। तो आप इस पे अपने क्वेरीज, अपने डाउट, किसी भी तरह का कोई डाउट है वो भेजेंगे। चलिए आज की क्लास में ही साइन ऑफ करते हैं। बाय बाय।